बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं और वह है जाति से संबंधित क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था पर लेख लिखिए। प्रश्न है आपका, वर्ण व्यवस्था पर लेख लिखो। वर्ण व्यवस्था बहुत सरल टॉपिक है बच्चों। जैसे कि वर्ण कितने होते हैं, सब विद्यार्थियों को पता है कि वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कितने वर्ण होते हैं बच्चों? 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण होता है पहले नंबर का, वैश्य होता है दूसरे नंबर का, क्षत्रिय होता है तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का कौन सा होता है? शूद्र। 4 वर्ण होते हैं और चारों वर्णों के अपने अपने कर्तव्य होते थे। प्राचीन काल से ही सभी लोग, सभी विद्यार्थी इस बात को अच्छे से जानते हैं। ब्राह्मण का कार्य क्या होगा? ब्राह्मण का कार्य होता है अपने कार्य के प्रति सतर्क रहना। ब्राह्मण का कार्य होता है दान देना, दान लेना। ब्राह्मण का कार्य होता है अध्ययन करना, अध्यापन करना। ब्राह्मण का कार्य होता है हवन करवाना और हवन करना। ब्राह्मण का कार्य वैवाहिक सम्मेलन जितने भी होते हैं, वैवाहिक समारोह जो होते हैं, इन सब के अंदर ब्राह्मण का भाग लेना अनिवार्य होता है। कभी किसी मकान का उद्घाटन होता है तो ब्राह्मणों को के द्वारा हवन करवाया जाएगा, यज्ञ करवाया जाएगा। ये सारे काम कौन करेगा? शर्मा परिवार के ब्राह्मण लोग करते हैं। कौन करते हैं? शर्मा परिवार। आज का टॉपिक बहुत सरल है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल में, वैदिक काल से इसको शुरू करेंगे। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? वैदिक काल से शुरू करने के बाद हम सूत्र काल में आएंगे। सूत्र काल में इसका रूप कैसा हो गया था, और बाद में सूत्र काल के बाद महाजनपद काल में आते हैं। और महाजनपद काल के बाद कौन सा काल आएगा? मौर्य काल आएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में आपने मौर्य काल के, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में चंद्रगुप्त मौर्य को हमने पढ़ा था। और फिर हम सीधा वर्ण व्यवस्था में गुप्त काल में चलेंगे कि गुप्त काल में किस तरह से जातियां, जो 4 वर्ण से अनेक प्रकार की जातियां आ गई थी। वैदिक काल में हम आध्यात्मिक दार्शनिक जो चीज़ें होती हैं उन पर भी, दार्शनिक वस्तुएं कौन कौन सी है, दार्शनिक जो आध्यात्मिक दर्शन है जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख होता है, उस पर भी हम ध्यान करेंगे। तो पहला नंबर हमारा ध्यान किस पर आएगा बच्चों? वैदिक काल के अंदर हम देखेंगे कि वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ है। पहला नंबर कौन सा है और दूसरा नंबर कौन सा है? वैदिक काल में आप सबको अच्छे से पता है कि ऋग्वेदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है। पहला कौन सा है बच्चों? ऋग्वेदिक काल। दूसरा कौन सा है बच्चों? 2 नंबर पे कौन सा आएगा? उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले ऋग्वेदिक काल और दूसरे नंबर का कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब मैं बात करूं कि ऋग्वेदिक काल के अंदर, ऋग्वेदिक काल में आपको पता है कि वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण हैं। लेकिन सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख किस में होता है? ऋग्वेद में होता है बच्चों। ऋग्वेद में कहाँ पर होता है? पुरुष सूक्त में होता है। पुरुष सूक्त के कौन से मंडल में होता है बच्चों? 10वें मंडल में होता है। कौन से मंडल में होता है? 10वें मंडल में होता है। यहाँ देखो ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद में वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, 1 2 3 और ये 4। पहला वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद के बाद दूसरे नंबर का कौन सा वेद आता है? यजुर्वेद आता है। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? सामवेद आता है। 4 नंबर पे कौन सा आता है? अथर्ववेद आता है। 4 वेद हैं और 4 वेदों में ऋग्वेद के कौन से सूक्त में है बच्चों? पुरुष सूक्त में है। कौन सा सूक्त है? ये पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख हुआ है? शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। कौन से शब्द का उल्लेख होता है? शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। ऋग्वेद में प्रश्न ऐसे आता है कि वर्ण का उल्लेख सबसे पहले किस में हुआ था? वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद में, वैदिक काल के ऋग्वेद में होता है। कौन से में होता है? ऋग्वेद में होता है बच्चों। यहाँ वर्ण कितने हैं? वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण 4 होते हैं। कितने होते हैं? वर्ण 4 होते हैं। पहला नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथा नंबर का।
पहला वर्ण कौन सा है बच्चों? ब्राह्मण है। दूसरा कौन सा है? क्षत्रिय है। तीसरा कौन सा है? वैश्य है। और चौथा कौन सा है? शूद्र है। कितने हैं बच्चों? 4 है। वर्ण कितने हैं? 4 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वर्ण कितने हैं? 4 हैं। 4 वर्ण हो गए। अब यहाँ देखो, वर्ण व्यवस्था का जो सैद्धांतिक प्रतिपादन तो ऋग्वेद में ही मिलता है हमको। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब यहाँ अगर हम भारत की बात करते हैं ना, हम भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत में क्या हुआ था कि बच्चों अनेक जातियाँ, जो विदेशी जातियों का जो यहाँ प्रभाव हो रहा था भारत में, उत्तर भाग है और ये पश्चिम भाग है, जितनी भी विदेशी जातियाँ आई थी, शक आए थे, सातवाहन आए थे, कुषाण आए थे। कौन आए थे बच्चों? शक आए थे, सातवाहन आए थे, कुषाण आए थे, पार्थियन आए थे। पार्थियन आए थे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था। उत्तर पश्चिम भारत से ही आया था। मोहम्मद गजनवी जो था, उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार? 7 बार हमला किया था बच्चों। कितनी बार हमला किया था? 7 बार हमला किया था। वो भी उत्तर पश्चिम से ही आया था। मोहम्मद गोरी भी गजनी से आया था। शशगनी वंश का मोहम्मद गोरी था। अजमेर के पृथ्वीराज चौहान का नाम आप जरूर सुने होंगे। अजमेर राजपूताना के अजमेर के पृथ्वीराज चौहान, आपके अजमेर से लेके दिल्ली तक उनका साम्राज्य विस्तारित था। मोहम्मद गोरी जो था 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक उसने शासन किया था। भारत में सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार किया था। 1100 बच्चों कब? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अटैक करने वाला मोहम्मद गोरी था। 1178 ईस्वी के अंदर वो गुजरात के भीम सेकंड से युद्ध करता है। गुजरात का राजा कौन था? चालुक्य वंश का राजा भीम सेकंड। चालुक्य वंश का राजा कौन था? भीम सेकंड। चालुक्य वंश का राजा कौन था? भीम सेकंड। और मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था? गजनी से आया था। चालुक्य वंश का राजा भीम सेकंड और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध माउंट आबू के अहिरवड़ा गांव में होता है। कहाँ होता है बच्चों? माउंट आबू के अहिरवड़ा गांव में होता है। और उसमें मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। किसने? गुजरात के राजा भीम सेकंड ने पराजित किया था। और जितने भी जो भी विदेशी आए थे वो सब इसी रास्ते से आए थे। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान सिरसा नामक स्थान में पकड़ लिया। ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी हत्या कर दी थी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों की जितनी भी विदेशी जातियाँ यहाँ आई थी, और ये विदेशी जातियाँ यहीं, इसमें से अधिकांश जातियाँ यहीं भारत में ही बस गई थी। और भारत में ही बस जाने से यहाँ जातियों का विकास हो गया था। पहले 4 ही वर्ण थे, फिर बहुत सारी जातियाँ हो गई थी। इसी चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि केवल पहले 4 ही वर्ण थे और बाद में 4 वर्ण से बहुत सारी जातियाँ हो गई थी। अगर 4 वर्णों की बात करें तो उससे भी पहले केवल 2 ही वर्ण थे हिंदुस्तान के अंदर। 2 वर्ण कौन से थे बच्चों? पहले केवल हिंदुस्तान में 2 ही वर्ण थे। पहले आर्य वर्ण था, एक तो आर्य वर्ण था, और दूसरा कौन सा वर्ण था बच्चों? दूसरा कौन सा वर्ण था? अनार्य वर्ण था। आर्य जो थे वो श्रेष्ठ कहलाते थे और अनार्य जो थे वो दास कहलाते थे। अब ये अनार्यों को दास क्यों कहते हैं, आर्यों को श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? प्राचीन काल के अंदर मध्य एशिया से जो जन के रूप में, जन का मतलब 5, 10, 15, 20 राजा अपना एक गुट बनाकर आते थे, वो आर्य थे। और उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब की जो 5 नदियाँ थी वहाँ अपना डेरा लगाया और वहाँ पंजाब में जितने भी लोग रहते थे उन सबको भगा दिया। वो सारे लोग भाग गए, वो इधर खिसक गए, यूपी, बिहार, बंगाल की तरफ आ गए थे। उन्होंने अपना स्थान बना लिया था। तो वो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम अब उत्तर पश्चिम भारत में हम आ गए और यहाँ के लोग जो थे वो पीछे खिसक गए थे। और जो पीछे खिसके हुए जो थे वो अनार्य थे, वो दास हैं। वो क्या है? वो आर्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। वो उनको तो हमने हरा दिया, उनको तो हमने पराजित कर दिया। वो सब क्या है? दास हैं, ये दास है। तो जब 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों के पहला कौन सा था? आर्य वर्ण और दास वर्ण, अनार्य वर्ण कि ये 2 वर्ण थे। बाद में 4 हो गए इनसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए। अब देखो 4 हो गए। अब इनके विदेशी जातियों की हमने बात कर ली। पतंजलि का महाभाष्य, आपने नाम सुना होगा पतंजलि का।
कई बार मैंने क्लास में पढ़ाया था पतंजलि फर्स्ट ईयर के अंदर, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य में भी 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है बच्चों? 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में भी। अब वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठता में भी जो भेद किया गया था, वर्ण व्यवस्था की जो श्रेष्ठता थी, हम देखेंगे अब श्रेष्ठता कि वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठता में अगर 2 चीज, एक तो हम ऋग्वेदिक काल की बात करें, कौन सा काल है? ऋग्वेदिक काल है। और दूसरा कौन सा काल है इधर? धर्मसूत्र काल, धर्मसूत्र काल। यहाँ ऋग्वेदिक काल है और यहाँ धर्मसूत्र काल है। ये ऋग्वेदिक काल है और ये धर्मसूत्र काल है। 2 है यहाँ पे। कितना है बच्चों? 2। ऋग्वेदिक काल के अंदर जो 4 वर्ण थे उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बच्चों भेदभाव नहीं था। लेकिन यह धर्मसूत्र काल जो है ना, ये धर्मसूत्र काल है। इस धर्मसूत्र काल में क्या था कि भेदभाव होने लगा था। ब्राह्मण अपना कर्म करेगा, क्षत्रिय अपना कर्म करेगा, शूद्र अपना कर्म करेगा, वैश्य अपना कार्य करेगा, ब्राह्मण अपना अपना, सब अपने लोग अपने अपने काम करेंगे। तो ये जो सिस्टम था बच्चों, ये श्रेष्ठता में अंतर हो गया था, डिफरेंस हो गया था। इसको श्रेष्ठता का भेद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? श्रेष्ठता का भेद कहा जाता है। और ऋग्वेदिक काल में तो ऐसा था कि कर्म जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति, ऋग्वेद में एक जगह ये लिखा गया था कि एक ही परिवार में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं। माँ जो थी वो आटा पीस रही थी, पिता वेद थे, पुत्र कहीं और कर रहा था। सब अपने अपने कर्मों के आधार पर जो कार्य होता है वेदों के अनुसार, उस वेदों में ये कहा गया था। लेकिन बाद में ये जन्म के आधार पर हो गया। जो जैसे कोई कुम्हार होगा, मटकी बनाएगा तो उसका पूरा परिवार मटकी बनाता था। जैसे कोई लोहार है और वो लोहार का काम, जन्म से ही लोहार है तो वो लोहार का ही काम करेगा। कोई व्यापारी है, जन्म से ही व्यापार के परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो व्यापार ही करेगा। ये जन्म के आधार पे जाति व्यवस्था बढ़ गई थी। जैसे हम देख रहे हैं सुनार जो होता है वो सुनार का ही काम करता है, कुमावत होता है तो सब मकान बनाने। लेकिन अब नहीं है, अभी आधुनिक काल में सब लोग अपने कर्मों के अनुसार कार्य करेंगे, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। किसके अनुसार? योग्यता के अनुसार। तो अब देखो कर्म के आधार पर भी हमने इन सब चीज़ों को नोट किया बच्चों। अब मनुस्मृति में भी इन जातियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ उत्तर वैदिक युग, अब देखिए जाति व्यवस्था का जो उत्पत्ति होती है उसका उल्लेख वाजपेयी संहिता में, उपनिषदों में भी होता है। किस में होता है? उपनिषदों में भी होता है और संहिताओं में भी होता है, स्मृतियों में भी होता है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ बच्चों, फिर आगे देखते हैं अपन कि वर्ण व्यवस्था और जाति, वर्ण व्यवस्था से किस प्रकार जाति व्यवस्था में बदल गई थी स्थिति और किस तरह से जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में बदल गई थी। यहाँ देखो वाजपेयी संहिता, पहला फैक्ट कौन सा है? वाजपेयी संहिता, वाजपेयी संहिता पहला नंबर। दूसरा छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद में जातियों का उल्लेख होता है। वाजपेयी संहिता है, छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इन सब में जातियों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? जातियों का उल्लेख मिलता है। भारत में जातियाँ कितनी थी? भारत में 7 जातियाँ थी। कितनी जातियाँ थी बच्चों भारत में? आपने मौर्य काल के अंदर देखा होगा, मैगस्थनी ने कितनी जातियाँ बताई थी? 7 जातियाँ बताई थी। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। कितनी जातियाँ हैं? 7 जातियाँ हैं बच्चों। पहली नंबर दार्शनिक, कृषक, गोपाल। दार्शनिक है, कृषक है, गोपाल है। दार्शनिक है, कृषक है, गोपाल है और शिल्पकार, सैनिक, अवेक्षक।
शिल्पकार, सैनिक, अवेक्षक, 1 2 3 4 5 6, एक जाति और रह गई बच्चों, और वो कौन सी है? सभासद। सभासद यानी टैक्स ग्राही, टैक्स ग्राही। यहाँ देखो दार्शनिक है, कृषक है, गोपाल है, शिल्पकार है, सैनिक है, अवेक्षक है, सभासद है। यानी पुराने जमाने में भी जातियाँ जो थी वो कितनी हो गई? 7 जातियों में बढ़ गई। कितनी जातियों में बढ़ गई बच्चों? 7 में बढ़ गई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, 7 जातियों में पहली जाति कौन सी है बच्चों? दार्शनिक है। दूसरी जाति कौन सी है? कृषक है। तीसरी जाति का नाम क्या है? गोपाल। चौथी कौन सी है? शिल्पकार। 5वें नंबर की कौन सी है? सैनिक। 6ठे नंबर की कौन सी है? अवेक्षक। और 7वें नंबर की कौन सी है? सभासद। कितनी जातियाँ हो गई बच्चों? 7 जातियाँ हो गई। 7 जातियाँ हो गई। अब वर्ण व्यवस्था का अगर हम देखते हैं तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? वर्ण व्यवस्था के अंदर ही, इधर आगे का मिटा देते हैं अपन। वर्ण व्यवस्था में ध्यान देना है आपको, अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि अनुलोम विवाह किसको कहते हैं, प्रतिलोम विवाह किसको कहते हैं। एक देखो इधर अनुलोम विवाह और दूसरा कौन सा है? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह। यहाँ अनुलोम विवाह में पुरुष तो कौन से वर्ण का होगा? उच्च वर्ण का होगा। ये तो पुरुष तो उच्च वर्ण का होगा और महिला कौन से वर्ण की होगी? निम्न वर्ण की होती है, निम्न वर्ण की। ये तो रहेगा सीधा अनुलोम विवाह में। प्रतिलोम में इसका बिल्कुल उल्टा होगा, पुरुष तो कौन से वर्ण का होगा? निम्न वर्ण का होगा और स्त्री कौन से वर्ण की होगी? स्त्री उच्च वर्ण की होगी। कौन से वर्ण की होगी? उच्च वर्ण की होगी। इसको तो प्रतिलोम विवाह कहते हैं, इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह का मतलब बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया कि पुरुष जो होगा वो कौन से अनुलोम में उच्च वर्ण का होगा और स्त्री कौन से? पुरुष तो होगा उच्च वर्ण का और महिला कौन सी होगी? निम्न वर्ण की होगी। इसको कौन सा विवाह कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह का देखो इधर ध्यान से, पुरुष तो होगा निम्न वर्ण का, स्त्री होगी उच्च वर्ण की, इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। आगे देखो, मनु ने 6 प्रतिलोम विवाह बताए। याज्ञवल्क्य ने 13 जातियों का उल्लेख किया। याज्ञवल्क्य ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? याज्ञवल्क्य ने 13 जातियों का, कि जातियाँ कितनी होती हैं? याज्ञवल्क्य के अनुसार 13 जातियाँ होती हैं। कितनी जातियाँ होती हैं बच्चों? 13 जातियाँ होती हैं। वर्ण व्यवस्था का जाति के रूप में रूपांतरण हो गया था गुप्त काल में। कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त काल में अनेक जातियाँ आ गई थी। स्मृतियों में बृहस्पति, पाराशर और देवल। स्मृतियों को देखो आप, स्मृतियों में जहाँ जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, एक तो पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति। कौन सी? बृहस्पति स्मृति। एक कौन सी है? पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति है, पाराशर स्मृति है और एक तीसरी स्मृति देवल स्मृति। कौन सी स्मृति? देवल स्मृति। इन तीनों में किसका उल्लेख होता है? जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ आगे देखो बच्चों कि जातियों के अंदर गुप्त काल जो था, पहले तो वर्ण व्यवस्था ही थी, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में बदल गई थी और गुप्त काल में अनेक जातियों का विकास हुआ था। तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। यहाँ हम देखते हैं ये है कौन सा? गुप्त काल। कौन सा काल है बच्चों? गुप्त काल। गुप्त काल अपने आप में फेमस काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? फेमस काल माना जाता है। सबसे पहले तो गुप्त काल का जो सबसे पहला राजा था वो श्रीगुप्त था। गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड हुआ था, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है।
गुप्त काल में एक महान शासक समुद्रगुप्त हुआ था, जिसको पूरी दुनिया जानती है। समुद्रगुप्त की तुलना भारत के नेपोलियन से की जाती है। किससे की जाती है बच्चों? भारत के नेपोलियन से की जाती है। नेपोलियन जो था वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी जितने भी यूरोप और पूरे यूरोप को परेशान करके रख दिया था। पूरे यूरोप पर उसका अधिकार, उसने अपने आप को एक तानाशाह बनाया था। जहाँ जहाँ नेपोलियन गया था वहाँ फ्रांस की क्रांति की लहर को लेकर चलता गया था। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व 3 नारे दिए गए थे। वो 3 नारे पूरे यूरोप में फैलाए थे। उसका प्रभाव भारत में भी हुआ था और सब जगह राजतंत्र खत्म हो गया था। लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। किसकी लोकतंत्र की स्थापना हुई थी? यहाँ गुप्त काल में समुद्रगुप्त के बाद अब हम जो है गुप्त काल अपने आप में फेमस था। इसको स्वर्ण काल भी कहते हैं। इसको कौन सा काल कहते हैं? स्वर्ण काल भी कहते हैं। और स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर साहित्य का विकास हुआ था। यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ था। यहाँ मंदिरों में भी अलग अलग शैलियाँ आ गई थी, है ना। नागर शैली आ गई थी। यहाँ पे कौन सी शैली आ गई थी? नागर शैली में मंदिर बनाए गए थे। यहाँ पे अनेक साहित्यकार ने अपनी किताबों की रचना की थी। यहाँ पे वैज्ञानिक आ गए थे। वैज्ञानिक आ गए थे यहाँ पे, है ना। वराह मीर आ गया था। यहाँ कई वैज्ञानिकों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया था। तो गुप्त काल में जो पहले कितनी केवल 4 जातियाँ थी, 1 2 3 4। फिर भारत में विदेशी जातियों का आगमन हुआ था। पहली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 से फिर अनेक जातियाँ हो गई थी। और अनेक जातियों में एक जाति, एक नई जो कायस्थ के रूप में उभर कर सामने आई थी। किसके रूप में? कायस्थ के रूप में। कायस्थ। और ये पहले क्या होते थे? ये लेखक होते थे, राइटर होते थे बच्चों। अकाउंटेंट का काम करने वाले कायस्थ कहलाते थे। और यहाँ एक नई जाति अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख भी गुप्त काल में हुआ। अस्पृश्यता शूद्र शब्द, शूद्रों के साथ जोड़ा जाता है अस्पृश्यता शब्द। अस्पृश्यता का उल्लेख हुआ है यहाँ पे। अस्पृश्यता का विस्तार हुआ था। और ये शूद्र अछूत जाति कहलाती थी। ये कौन सी जाति कहलाती थी? अछूत जाति कहलाती थी। नए नए वर्ण आ गए थे यहाँ पे, नई नई जातियाँ आ गई थी। और अनेक जगह विदेशी लोग यहीं आकर बस गए थे। अब बच्चों ये जो है हमने किसका टॉपिक देगा? जाति व्यवस्था का देखा था। आप सब जो अच्छे से जानते हो जाति व्यवस्था बहुत सरल टॉपिक था। इसमें कुछ ज़्यादा भेद नहीं है। हमको केवल अपने माइंड पे ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है। आपको 4 वर्ण याद रखना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैदिक काल में इनकी स्थिति क्या थी? धर्म सूत्र काल में क्या स्थिति थी? किस किस में उल्लेख होता है? उपनिषदों में, पुराणों में, ऋग्वेद में इनका उल्लेख होता है। फिर महाजनपद काल में और जो है शूद्र, मौर्य काल में शूद्र जो था उसको आर्य कहा गया था। और इस तरह मौर्य काल से गुप्त काल में हम आते हैं तो धीरे धीरे अनेक नए नए वर्ग उत्पन्न हो गए थे। कायस्थ वर्ग आ गया था, अस्पृश्यता शब्द आ गया था, 4 जातियों से अनेक जातियाँ हो गई थी, जन्म प्रधान की जगह कर्म प्रधान हो गया था। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। इस तरह से आपका एक बहुत सरल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल नया प्रश्न आप कोई अच्छा प्रश्न लेके आपके लिए फिर उपस्थित होते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।